अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क में सियासी इस्तेकाम के बगैर मुआशी इस्तेकाम मुमकिन नहीं। सियासी और मुआशी इस्तेकाम एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलजूम है। पिछले 10 सालों में पेश आने वाले वाकयात से हमें सबक सीख लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आते ही पहले ही साल में पंजाब में गवर्नर राज लगा दिया गया। इसी दौर में वकला तहरीक का आगाज हुआ, जिससे सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा हुआ। मेमोगेट स्कैंडल पेश आया, जिससे हुकूमत अब गई तब गई वाली सूरत हाल पैदा हुई। और फिर यूसुफ रजा गिलानी की तब्दीली से मुल्क में सियासी बेयकीनी की फिजा कायम हो गई। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग को हुकूमत मिली, मगर नून लीग का 5 साल दौर भी सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार रहा। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर तहरीक इंसाफ ने 126 रोज का धरना दिया। इस्लामाबाद लॉकडाउन की कोशिशें हुई और फिर पनामा स्कैंडल की वजह से मुल्क मुसलसल सियासी बेयकीनी का शिकार रहा। जबकि डॉन लीग्स के नतीजे में सियासी अदम इस्तेकाम में मजीद इजाफा हुआ, जिससे मुआशी इस्तेकाम नहीं रहा। तब्दीली अगर गैर जमहूरी हो तो इससे निजाम को नुकसान होता है, मगर कबल अज़ वक्त तब्दीली अगर जमहूरी भी हो और हुकूमतों पर तब्दीली की तलवार मुसलसल लटकती रहे तो उससे भी मुल्क का नुकसान होता है। हुकूमती पॉलिसीज पर नुक्ताचीनी और तनकीद तो होनी चाहिए, हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात भी होने चाहिए, मगर वक्त से पहले हुकूमतों को घर भेजने और तब्दीली की बातों से बेयकीनी की सूरत हाल पैदा होती है। हमें समझना होगा कि हुकूमतों का तसलसल जरूरी है, सियासी तसलसल ही सियासी इस्तेकाम का जामिन है। मगर एक बार फिर अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। होना तो यह चाहिए था कि माजी के वाकयात से सबक सीखा जाता, मगर अब एक बार फिर कबल अज़ वक्त तब्दीली की बातें की जा रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सीनियर सुहेल बड़ाई जी। सुहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, इकोनॉमिक इशूज बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तो इस हुकूमत को सिर्फ 8 माह हुए हैं और अभी से ये बातें होना शुरू हो गई कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी या नहीं। 5 साल अब बड़े बड़े लंबे लगते हैं, क्योंकि हुकूमत अभी तक ना कोई पॉलिसी दे चुकी है, ना कोई उम्मीद दे चुकी। जब तक सियासत उम्मीद का नाम है, तो जो उम्मीद इन्होंने दिखाई थी कि हम नौकरियां देंगे, हम इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हम रिफॉर्म्स करेंगे, तो आप मुझे बताएं कोई हेल्थ पॉलिसी आई, कोई एजुकेशन पॉलिसी आई, कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आई, कोई ऐसी चीज़ जिससे लोग मुतासर हुए हों या लोगों की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ता हो, वो नहीं लाई गई। जबकि हमने देखा यह है कि वो तो अपनी नातजुर्बाकारी से ही निकल नहीं पा रहे। रिफॉर्म्स क्या करना है, वो जो सिस्टम चल रहा था उसको भी चलाने में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं है। इसलिए ये शुकूक व शुबहात मौजूद हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करना इसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। सुहेल साहब, आप कह रहे हैं कि इनएक्सपीरियंस्ड है ये हुकूमत, लेकिन वक्त के साथ साथ तजुर्बा बढ़ते जाएगा हुकूमत का, वुज़रा का, तो आपको नहीं लगता कि कारकर्दगी वक्त के साथ बेहतर होगी और मजीद वक्त देना चाहिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को? काश ऐसा होता। सबकी ख्वाहिश ये है, ये पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है कि जिसकी इस वक्त फ़ौज ये चाहती है ये कामयाब हो, अवाम ये चाहते हैं कामयाब हो, मीडिया ये चाहता है कामयाब हो, अपोजिशन ये चाहती है कामयाब हो। लेकिन अब फिर कामयाब तो आपको ख़ुद होना पड़ता है। और कोई बड़ी अपोजिशन नहीं है, अपोजिशन ज़ख़म खुर्दा है, अदालतों के धक्के खा रही है, कोई तहरीक नहीं है, कोई इतनी शदीद महंगाई के बावजूद लोग सड़कों पे नहीं निकले, तो इससे ज़्यादा फेवरेबल हालात क्या हो सकते हैं। लेकिन ये फेवरेबल हालात हमेशा नहीं रहने। मुझे ये लगता है कि ये इनका जो मार्जिन है बहुत थोड़ा रह गया। 2-4 महीने में अगर इन्होंने अपने मामलात को सही रुख पे ना डाला, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आवाज़ें उठेंगी, कंपेन चलेगी, प्रोटेस्ट आएंगे। अब भी मैं समझता हूँ कि वक्त है हुकूमत के पास, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब लाएं, जो कि हम तवक्को करते थे कि तहरीक इंसाफ लाएगी। इमरान खान साहब कहते थे मेरे पास बहुत लोग हैं, मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं जिनको मैं वो उन जगहों पे लाऊंगा। वो किधर हैं? अगर झूठ था तो ज़ाहिर है फिर उसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर सच है तो उन्हें सुहेल साहब, लगाते अगर क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकाम होती है तो क्या होगा? लाखों लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्ट बैंक है। सियासी मंजरनामा क्या होगा और क्या असरात हो सकते हैं अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकाम होगी तो? बड़ा अफसोस की बात होगी। मैंने इस पे पूरी एक तज्ज़िया भी लिखा है कि देखिए मिडिल क्लास बहुत मायूस होगी। जो इनकी बड़ी उम्मीदों का मरकज़ थी तहरीक इंसाफ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बड़े मायूस होंगे, जो बड़े चाव से
सपोर्ट करते थे, वो लोग पर्सन्स जो बड़े बड़े नाम थे जो चाहते थे कि तब्दीली आए इमरान खान के सामने, उनकी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होगी और वो ख़ुद भी मायूस होंगे। मेरा ख़्याल है कि खुशी का बायस ये कम होगा और गमी का बायस ज़्यादा लोगों के लिए होगा इमरान की नाकामी। मैं तो दुआ करता हूँ कि ये कामयाब हों, लेकिन वो कामयाबी की तरफ कदम ही नहीं बढ़ाते, वो हर कदम उधर लेके जा रहे हैं जो नाकामी की तरफ जाता है। आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन थी, वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है, इसलिए 8 माह में तहरीक इंसाफ से लोग मायूस हो रहे हैं। लेकिन सुहेल साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने 10 साल रूल किया है, लोग तो उनसे मायूस थे, तभी तो उन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। तो अब क्या होगा फिर आगे? देखिए, सियासी सिचुएशन जो होती है वो डेवलप होती है। मुझे यूँ लगता है, ज़ाहिर है अभी मैं भी बहुत कोई बड़ी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी हालात बनेंगे, लेकिन जो भी तब्दीली आएगी सिस्टम के अंदर से तब्दीली आएगी, पीटीआई के अंदर से तब्दीली आएगी। और क्योंकि फ़ौरन इलेक्शन करवाना मुनासिब नहीं होगा, आपको अगर ये 5 साल सिस्टम चलाना होगा और अगर खुदा न खास्ता ये नाकाम हो जाती है हुकूमत, तो फिर आपको इसी निज़ाम की रिस्ट्रक्चरिंग करके इसको सिस्टम को आगे चलाना होगा और इलेक्शन सुहेल साहब, आप कह रहे हैं कि तब्दीली आ सकती है, अगर तो ये तब्दीली गैर जमहूरी हुई तो उसको किसी तौर पे भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर ये कोई जमहूरी तब्दीली भी हुई तब भी इससे नुकसान तो होता है ना वक्ती तौर पे। सियासी अदम इस्तेकाम होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि उसी सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से माशी मसाइल आते हैं। पिछले 10 साल में नून लीग और पीपल्स पार्टी के हमने देखा है बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आए जब ये फील हुआ कि हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत वक्त पूरा नहीं कर सकेगी, जिसका इवेंचुअली नुकसान होता है, पॉलिटिकल सिस्टम को नुकसान होता है, माशी नुकसान होता है मुल्क का। मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ और बाकी जमातें मिलकर असम्बली के अंदर से ही तब्दीली लाएंगी और जो कि कोशिश करेंगे कि एक बेहतर हुकूमत गवर्नेंस जो है वो दे सके, क्योंकि जब एक गवर्नेंस मॉडल फेल होता है तो लाजमन उसका एक अल्टरनेट गवर्नेंस मॉडल आपको लाना पड़ता है। मुझे यूँ लगता है कि अगर ये जो ये फेलियर की तरफ जाएगा, आप देखेंगे कि इसका एक अल्टरनेट गवर्नेंस मॉडल और एक अल्टरनेट चेहरे जो हैं वो भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। सुहेल साहब, पिछले चंद दिनों में चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार की सपोर्ट में जहांगीर खान तरीन साहब ने भी बात की है, परवेज इलाही साहब ने भी बात की है, शेख रशीद साहब ने भी बात की है। तो क्या उस्मान बुज़दार साहब का जाना ठहर गया है या अब भी उनका जाना ऑन द कार्ड्स है? देखिए, तब्दीली तो ही ये होनी है, सवाल है वक्त का कि कब होनी है। मेरा ये ख्याल है कि बजट से पहले नहीं हो सकती। उस्मान बुज़दार साहब बिल्कुल गवर्नेंस में तो कामयाब नहीं रहे, ना कोई पॉलिसी दे चुके हैं, सुस्त हैं, उतनी उनके अंदर अहलियत नहीं है। लेकिन एक काम उन्होंने किया है, उन्होंने अपने साथ एमपीएस को जोड़ा है। हर जगह वो अपनी एमपीएस के साथ दोस्ती, उनको ग्रांट्स देने में, उनके साथ मशवरे करने में, जो लोग महसूस नहीं कर रहे उन्हें ये पता होना चाहिए कि उस्मान बुज़दार को जब उतारा जाएगा तो बड़ी एफ़र्ट करनी पड़ेगी। ये ठीक है कि एमपीए 1 मिनट में साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन जितनी फेवर्स बुज़दार साहब साउथ पंजाब के एमपीएस पे कर रहे हैं, तो मुझे वो इसीलिए कर रहे हैं कि कल को कोई मुश्किल पड़ी तो उनमें से कुछ ना कुछ जो है उनका साथ दें। दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ बुज़दार साहब का मसला नहीं है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ख़ुद एक प्रेशर ग्रुप हैं, चौधरी सरवर साहब अपनी तरफ से एक ग्रुप हैं, फिर जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनका भी एक अपना असर व रसूख है, और जो तरीन साहब का असर व रसूख है, मुझे ये लगता है कि ये जो कल परसों गवर्नर हाउस में एक शो हुआ वो तरीन साहब के असर को तोड़ने के लिए था। अगर तो उस्मान बुज़दार साहब ने जाना है तो 2 रुकावटें होंगी तहरीक इंसाफ के लिए। एक तो ये कि नया चीफ मिनिस्टर कौन होगा पंजाब का, मजीद एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश नहीं तहरीक इंसाफ के पास, और दूसरा जो इशू है वो नंबर गेम का है। अभी बड़ी थिन मेजॉरिटी है पंजाब में तहरीक इंसाफ की, अगर दोबारा वोटिंग पे मामला जाता है नए चीफ मिनिस्टर के लिए तो जो इत्तेहादी है तहरीक इंसाफ के वो भी नेगोशिएशन करेंगे, वो चाहेंगे कि हमें पहले से ज्यादा वजारतें मिले, उनके पास एक नेगोशिएशन का टाइम होगा। और दूसरा ये भी तो मुमकिन है कि जो थिन मेजॉरिटी है उसका फायदा जो ऑपोजिशन है पीपल्स पार्टी पीएमएलएन वो भी उठाने का कोशिश करें और अपना चीफ मिनिस्टर आने की कोशिश करें। ये दोनों बातें आपकी दुरुस्त हैं, और लेकिन सवाल यह है कि ये जूं वक्त गुजरता जाएगा ये काम मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि जितनी जितनी मायूसी बढ़ेगी उतना उतना पीटीआई के लोग भी नाराज़ होते जाएंगे, और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और काफ जो है
वो भी समझेंगे कि अब वक्त आ गया है। लेकिन ये जितनी जल्दी तब्दीली कर ली जाती उतनी आसान होती, मगर मुझे ये लगता है कि अब इसको बजट तक तो मुश्किल हो जाएगा इसको तब्दील करना। गवर्नर सरवर के हवाले से भी बड़ी इतलात आ रही थी, रूमर्स थी कि वो भी जा रहे हैं, उस हवाले से क्या इतलात हैं? गवर्नर सरवर साहब रहेंगे या उनको भी तब्दील कर दिया जाएगा? उनको निकालना या उनको रखना दोनों ही बड़े मुश्किल हैं। वो कोहे गिरा हैं, वो इधर जाएंगे या उधर जाएंगे, दोनों तरफ मुश्किल होगी। मुझे ये लगता है कि तहरीक इंसाफ को बेहतर होगा कि उन्हें गवर्नर रखे और उन्हें पानी का इख्तियार दे दे और एजुकेशन का इख्तियार दे दे। नहीं तो गवर्नर सरवर जिस तरह 2013 की हुकूमत बनाने में मुस्लिम लीग नून में बड़े ममदो मावन साबित हुए थे, कहीं वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में अहम किरदार अदा करते हुए नज़र ना आए। इस कैबिनेट रीशफल में एक और तब्दीली हमने देखी। फवाद चौधरी साहब को हटा के फिरदौस आशिक अवान साहिबा को लगा दिया है हुकूमत की तर्जुमानी करने के लिए। अब आपको नहीं लगता कि फवाद साहब तो बड़ा अच्छे तरीके से अपनी हुकूमत को डिफेंड करते थे, उनका नैरेटिव पेश करते थे और वही जबान बोलते थे जो कि इमरान खान साहब की ऑलमोस्ट, उनको तब्दील करने की क्या वजह है? देखिए, जो फवाद साहब थे वो पढ़े लिखे थे, किताबों के आदमी थे, इंटेलेक्चुअल बात करते थे, चाहे हमारे ख़िलाफ़ ही क्यों ना बात हो, चाहे मीडिया के ख़िलाफ़ ही क्यों ना बात हो। फिरदौस आशिक साहबा डूअर हैं, फिरदौस आशिक साहबा बड़ी अमली प्रैक्टिकल हैं, तो इसलिए ये इधर या उधर कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी। हमने पहले भी देखा है कि ये डूअर के तौर पर आप देखें कि नाकाम हुई हैं इलेक्शन में, लेकिन जो कामयाब हैं पीटीआई के वो भी कैबिनेट में नहीं आ सके और ये नाकाम होने के बावजूद कैबिनेट में आ गई हैं। तो आपको इनके जौहर का और इनके कारनामों को तो मानना पड़ेगा कि उनकी कितनी सलाहियतें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे। एक दफा फिर अफवाहों का बाजार गर्म है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके, 5 साल पूरे ना कर सके, लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि सियासी तसल्सल जरूरी है, हुकूमतों को अपनी मुद्दत पूरी करना जरूरी है, क्योंकि माजी में भी ये देखा गया है कि जब भी हुकूमत के कब्ल अज़ वक्त जाने की बात होती है तो उससे मुल्क का नुकसान होता है, मईशत का नुकसान होता है। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। पाकिस्तान उन 2 ममालिक में से है जहां पर अब भी पोलियो एक बड़ा मसला है, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पोलियो की जो ड्राइव होती है, जो वैक्सीनेशन ड्राइव होती है, उसके खिलाफ हमेशा कोई ना कोई मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। 5 रोजा पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो वैक्सीनेशन के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया गया, इस खदशे का इजहार किया गया कि उससे बच्चों की तबीयत बिगड़ी, जबकि ऐसी कोई हकीकत ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये मुहिम, ये प्रोपेगेंडा चलता रहा, जिसकी वजह से जो पोलियो की मुहिम थी उसको नुकसान पहुंचा है और जो हदफ पोलियो टीम हासिल करना चाहती थी वो हासिल नहीं हो सका। और ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी वालिदैन ने खदशात का इजहार किया है कि जो पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं इससे नुकसान होता है, ये उनके खिलाफ एक साजिश है। क्या तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार वालिदैन करते आए हैं अब तक? तो ये वो प्रोपेगेंडा है जो हमेशा से होता रहा है, इस मर्तबा भी हुआ और इससे जो पोलियो ड्राइव थी वो मुतासिर भी हुई। और पोलियो ड्राइव के बाद जो बाकायदा एक पोस्ट इवैल्यूएशन प्रोग्राम होता है वो अब सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि ये नहीं पता किया जा सकेगा कि कितने लोगों तक कितने बच्चों तक ये वैक्सीनेशन पहुंची। ये पोस्ट इवैल्यूएशन प्रोग्राम जो है सस्पेंड कर दिया गया है। और माजी में भी देखा गया है, हमेशा इस तरह किस्म की बातें हुई कि ये अमेरिका की साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। कभी ये कहा गया कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, पोलियो के कतरे हलाल नहीं है, बच्चों की ग्रोथ मुतासर होती है, मुज़र सेहत है बच्चों के लिए। ये तमाम इल्ज़ामात लगते रहे और कई मरतबा ऐसा हुआ है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उलमा हजरात हैं, उन्होंने आकर कहा है कि पोलियो के कतरे हलाल भी हैं और ना ही ये नुकसानदेह हैं। और कल भी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स ने ये बात की। वो क्या कह रहे थे पोलियो के कतरों के हवाले से, सुनिए। पोलियो वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन आजकल जो अवेलेबल हैं, दे आर वेरी सेफ़, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा ट्रायल्स के थ्रू जाती हैं। ये सबसे बहुत ही मुफीद किस्म की वैक्सीनेशन अल्हम्दुलिल्लाह कोई 30-35 साल से चल रही है दुनिया में और बहुत जगहों पे ये इस्तेमाल हुई है। हमें अपने घर में, अपने दोस्तों के घरों में, बच्चों में सबको कतरे पिलाएं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान कभी नहीं देखा गया। मसला जो है वो मसला दीनी नहीं है, मसला असल में फार्मास्यूटिकल है, इसलिए कि ये पता चलना चाहिए कि उसकी अज्जा क्या क्या है। तो जिन लोगों ने
उसकी तहकीक करके मुझे बताया, तो यही बताया कि उसमें कोई ऐसी खतरनाक चीज नहीं है। और मैं खुद पता नहीं कितनी मरतबा पी चुका हूँ पोलियो के खतरे, क्योंकि जब भी सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ वो उसके बगैर आगे नहीं बढ़ देते। तो यहाँ हमने भी अपने बच्चों को पिलाए हैं, हमने खुद भी पिए हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बाबर अता, जो कि फोकल पर्सन है इस पोलियो मुहिम के। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए, जो पोलियो की ड्राइव थी, क्या वो सस्पेंड हुई है या पोस्ट इवैल्यूएशन जो प्रोग्राम होता है पोलियो का, सिर्फ वो सस्पेंड हुआ है? शाह साहब, जो जितनी भी पोलियो कैंपेन्स आप देखते हैं, ये 5 दिन की कैंपेन्स होती है, जिसमें पहले 3 दिन आप घर घर जाके कतरे पिलाते हैं और आखिरी जो 2 दिन होते हैं उनमें उन बच्चों को आप पहुंचते हैं जिसको कैचअप कहते हैं, जहां पे आप रिफ्यूज़ल या मिस चिल्ड्रन जो एब्सेंट हो किसी वजह से घर में, उनको कवर करते हैं। जब ये 5वें दिन ये खत्म हो जाती है, जो जुमे को, अच्छा हर कैंपेन जुमे पीर को शुरू होती है सुबह 9 बजे और जुमे की शाम को इख्तिताम पजीर हो जाती है। उसके बाद एक और फेज शुरू होता है जिसे आप कहते हैं मॉनिटरिंग का, जो आलमी इदारा सेहत जिसको लीड करता है, वो 10 दिन तक जारी रहता है और वो लॉटिंग करते हैं मुल्क के लोग। वो कैंसिल हुआ है। तो मुहिम जो पोलियो ड्राइव थी वो मुकम्मल हो चुकी अपने टाइम पे मुकम्मल हुई। सिर्फ जो इवैल्यूएशन प्रोग्राम होता है बाद में असेसमेंट करने के लिए कि कितने लोगों को ये कतरे, कितने बच्चों को कतरे पिलाए गए, वो कैंसिल वो भी इसलिए कैंसिल हुई क्योंकि हमें पता है कि पोलियो कैंपेन जो है वो 95% हदफ नहीं हासिल कर सकी। उसका एक ही पैरामीटर है, LQS का काम है ये बताना कि क्या आपने ऑप्टिमम टच किया, या ऑप्टिमम क्या है 95% या नहीं किया, और कोई बात नहीं है उसमें, क्योंकि हमें पता है कि हमने नहीं किया तो हम क्यों करवाएं। कितना किया है आपके नॉलेज में, क्या है कि कितना इस दफा सक्सेसफुल रहा है? 85 मैक्सिमम 85%। लेकिन कहा जा रहा है कि 4 मिलियन से भी कम जो है बच्चों को कतरे पिलाए गए इस दफा। 37 मिलियन कवरेज है जी। 40 मिलियन से कम। हाँ, 40 मिलियन टारगेट था जिसमें 37 मिलियन तक हम पहुंचे हैं, और बाकी जो है इंशाल्लाह आपको एक्सटेंडेड कैचअप में करके दिखा देंगे। इसमें ये जो खबर की आप तस्कर है उसमें कह रहे हैं कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जो हमारा प्लान था साल के शुरू में, ईद के फौरन बाद जो है वो कैंपेन है, वो हम करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। वजह क्या है? पोलियो के जो कतरे पिलाए जाते हैं उसके खिलाफ हमेशा हम देखते हैं कि किसी ना किसी किस्म की कैंपेन चलती रहती है, मनगढ़ंत बातें हैं। इस दफा क्यों ये कैंपेन इतनी ज्यादा मजबूत थी जिसकी वजह से आप अपना हदफ पूरा नहीं कर सके? शहजाद साहब, 1994 में पोलियो प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। मानना पड़ेगा कि पोलियो प्रोग्राम जो है तकनीकी प्रोग्राम है जिसको साइंसदान और टेक्निकल पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट लीड करते हैं। 2,62,000 टोटल स्टाफ है पोलियो प्रोग्राम का, जिसमें से हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स और टेक्नीशियंस हैं। क्योंकि दुनिया भर में पोलियो प्रोग्राम ने पोलियो का खात्मा इसी टारगेट से किया कि इस वैक्सीन को आप एम्प्टी इंटेस्टाइन्स तक पहुंचाएं ताकि वायरस का खात्मा हो। इस टाइम पे हम शायद पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को भूल गए। हम ये भूल गए कि यहाँ पे वॉर ऑन टेरर हो रही है। फिर हम ये भूल गए कि किस तरह जो है एक प्रोग्राम जो इंटरनेशनल डोनर्स चलाते हैं, जिनको पता नहीं है पाकिस्तान की डायनामिक्स का, उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये शक हमारे लोगों के जहनों में था ही कि एबटाबाद में शकील अफरीदी और CIA ने कारनामा कर दिया। उसकी बाद जो शक है वो यकीन, जो पहले अटैक्स अगर आप देखें ना 2012-13 में जो पोलियो टीम्स पे हुए थे, वो पोस्ट शकील अफरीदी सिंड्रोम है सारा, उसके बाद ये सारा स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये स्कूल ऑलरेडी, जो हैरत की बात है ना शहजाद साहब, वो मैं बड़बेर के स्कूल की बात कर रहे हैं। जी, बड़बेर के स्कूल की बात कर रहा हूँ। ये माशूक खेल है, शाह फरमान साहब का हल्का है। यहाँ पे आपको मैं एक हैरत की बात बताऊं कि एक वैक्सीन जो इंडोनेशिया से बैच बनता है, बायोफार्मा एक कंपनी जो इंडोनेशिया की पूरी दुनिया के लिए बना रही है, WHO उसको क्रॉस वैलिडेट कर रहा है, वही बैच पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, नाइजीरिया में, सोमालिया में साइमल्टेनियसली यूज हो रहा है। वो पूरी दुनिया में, खैबर पख्तूनख्वा में, पेशावर में, बड़ाबेर में, उसी स्कूल में रिएक्शन करता है क्लास में जाके, जो पहली रिफ्यूजल था। इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो गुज़श्ता कई सालों से हमारे पास रिकॉर्डेड है क्रॉनिक रिफ्यूजल। जो इन्वेस्टिगेशन पहले ही ये नहीं चाहते थे कि पोलियो ड्रॉप्स यहाँ पे, जी बिल्कुल, और जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई है शाह साहब, उसमें बड़े अजीबो गरीब किस्म के इंकशाफात हुए हैं। स्कूल की इंतज़ामिया को भी इतना उम्मीद नहीं थी कि उनकी ये छोटी सी फुलझड़ी जो है ये आग ले लेगी, पूरी सूबे में फैल जाएगी। वो सिर्फ अपने जो उनके कॉन्सेप्ट थे रिलीजियस, जिसकी वजह से वो रिफ्यूज करते थे वैक्सीन को, वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। लेकिन बस उसके बाद फिर BHU पे हमला हो गया, फिर सियासी लीडर हैं कोई वो दाखिल हो गए बीच में, फिर मीडिया ने बजाय इसके कि वो फोकस करता कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। नहीं तो ये बात फैक्ट नहीं है कि बहुत सारे बच्चों के पेट में दर्द हुआ, उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया, क्योंकि यहाँ तो जो नंबर्स बताए गए हैं कि लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में भी लोगों की तादाद बढ़ गई थी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे वहां पे जा रहे थे। वो साइकोलॉजिकल था या जेन्युइन था, क्या इशू था? 30,000 चिल्ड्रन वर टेकन टू हॉस्पिटल्स in Peshawar only,
सिर्फ स्केयर की वजह से, और एक कोई इशू नहीं था उन में भी बच्चों को। सिंगल मेडिकल प्रॉब्लम नहीं मिली। सारा साइकोलॉजिकल ड्रिवन हो क्या रहा था जी, हो ये रहा था बच्चे स्कूलों से घर आ रहे थे, टीवी पे पैनिक था, वालिदैन बेटा आपने दिखाएं, निशान दिखाएं, इधर एक फिंगर मार्क होता है, जी आपने कतरे, चलो चलो हॉस्पिटल लेके जाओ, बेटा आपको पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, वो टीवी पे कह रहे उल्टियां आ रही हैं, अदरवाइज कोई मेडिकल इशू नहीं हुआ था उनके कुछ साथ। नहीं हुआ, ओनली पैनिक रिलेटेड सिंड्रोम से बच्चों को कि जी एंजाइटी और पैनिक। सही, अब ये कैंपेन 40 दिन के बाद दोबारा शुरू होगी, 40 दिन पोलियो नहीं, की ईद के फौरन बाद, ईद के फौरन बाद होगी, अमूमन आमतौर पर 40 दिन के बाद शुरू हो 45 जाती है। दिन तो में अब क्या करेंगे आप, क्या करेंगे कि इस किस्म का जो मनफी प्रोपेगेंडा करा जा रहा है उसको नाकाम बनाए, और इस पोलियो ड्राइव को कामयाब बनाने के लिए क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या मेरे है? ख्याल में कि जो मीडिया के साथ पोलियो प्रोग्राम की इंगेजमेंट है ना, इसको कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया पोलियो प्रोग्राम ने, और मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि और मेरी इंटरनेशनल डोनर्स आज आए हैं पाकिस्तान, उनसे बात भी हुई है कि थोड़ा सा हमें स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के तनाजुर में चेंज करनी पड़ेगी, एंड हम शायद दो चीज़ों की तरफ जाना है। एक तो मीडिया के साथ पार्टनरशिप्स करनी है कि मीडिया जो है वो हमारे लिए एज एन एम्बेसडर काम करे। दूसरा, जो पेरेंट्स के कंसर्न्स हैं 8 से 10 बड़े क्वेश्चंस, उनके रिस्पांस देने के लिए एक 24/7 पोलियो कंट्रोल लाइन खोलनी पड़ेगी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस पे लोग कॉल कर सकें, जो भी उनके क्वेश्चंस हों उसके जवाब दे सके। क्योंकि जरूरी है, पाकिस्तान अब उन 3 ममालिक में रह गया, शायद नाइजीरिया में बाहर आ जाए, फिर दो दो ममालिक रह जाएंगे, फिर ममालिक इसके रह बाद तो जाएंगे। जी, जिनका बिल्कुल जहां रह पे जाए। पोलियो अभी तक है। अच्छा, अब आपको लेकिन एक पोलियो वर्क, एक तो ये कैंपेन आप करेंगे, जाहिर सी बात है, ताकि इस मनफी प्रोपेगेंडे को खत्म किया जाए। जो पोलियो वर्कर्स हैं उनके तहफ्फुज़ के लिए क्या करेंगे? इतने सारे पोलियो वर्कर्स के साथ सिक्योरिटी भेजना, ये तो नामुमकिन सी बात हो जाएगी। शहजाद साहब, 2,60,000 सिक्योरिटी वर्कर्स हैं, जिनके साथ 1,55,000 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो पूरे मुल्क में करते हैं, और उसमें अफवाज पाकिस्तान भी काफ़ी इलाकों में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी प्लान जो है वो काफ़ी एडिक्वेट है, और आपने देखा है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू। बाबर बिन अता हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में अब हम बात करेंगे अली जफर और मीशा शफी केस के हवाले से। पिछले 1 साल से इस केस पर बहुत बात हुई है, टेलीविजन पर भी हुई है, सोशल मीडिया पर भी हुई है। 19 अप्रैल 2018 को मीशा शफी का ये ट्वीट आया था, जिसमें उन्होंने पब्लिकली अक्यूज किया था अली जफर को फॉर फिजिकल हैरेसमेंट। ये उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया था। अली ने इन इल्ज़ामात को डिनाई किया था, जिसके बाद मीशा शफी ने जो है प्रोविंशियल ओम्बुड्समैन की तरफ कंप्लेन भी की थी। वो कंप्लेन वहाँ से रिजेक्ट हुई। उसके बाद जो उसकी अपील है वो गवर्नर पंजाब के पास गई थी, और टेक्निकल बुनियाद पे उस अपील को भी रिजेक्ट किया गया था। इसके खिलाफ जो डेफेमेशन केस था वो अली जफर साहब लेके गए थे लाहौर की अदालत में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मीशा शफी के खिलाफ। और उस अली साहब का ये इल्ज़ाम है कि मीशा शफी के जो लॉयर्स हैं वो जानबूझ के डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहे हैं, अदालत आते नहीं है, जिस पर जो लॉयर्स हैं, जो मीशा शफी हैं, उनको 10,000 रुपए का जुर्माना भी लाहौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर चुकी है। आज भी अली जफर साहब लाहौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर मौजूद थे, जहां केस सुना गया, और उसके बाद उन्होंने कुछ और भी कहा है। उन्होंने कहा है कि उनको बाकायदा एक स्ट्रैटेजी के तहत टारगेट किया गया है, और इस वक्त भी कुछ फेक अकाउंट्स हैं जो कि उनकी बुलिंग कर रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं। क्या कह रहे थे अली जफर साहब, सुनिए। तो अली जफर की तरफ से आज ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि फेक अकाउंट्स हैं जो कि उनकी खुदकुशी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। जो भी हरासमेंट के मामलात हैं बड़े ही सेंसिटिव मामलात होते हैं, और ख़ासतौर पे ये दोनों पाकिस्तान के उनके स्टार्स हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी तरफ से अगर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है मामला ज़्यादा हसास हो जाता है। और हमें ये पता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी भी औरत का ये कहना आके कि उनके खिलाफ फिजिकल हरासमेंट भी है, ये बड़ी बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये देखा जाता है कि विक्टिम को ही अक्सर जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, उनके खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में होता रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमने देखा है कि जिस पर हरासमेंट का इल्ज़ाम लगता है वो साबित भी नहीं होता, लेकिन उस शख्स की भी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है, उसकी हरासमेंट शुरू हो जाती है। ये भी हमने देखा है, इसीलिए दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू लेना जरूरी है। अली जफर साहब ने आज हमारे शो पर होना था, उनकी कुछ इमरजेंसी थी जिसकी वजह से आज वो ज्वाइन नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने कहा है कि आइंदा प्रोग्राम में वो जरूर ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हम बात करेंगे मीशा शफी साहिबा की जो लॉयर है निगहदाद, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस केस के हवाले से बात करेंगे। शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आज के इशू पे बात कर लेते हैं, फिर इस केस पर आते हैं कि ये डेफेमेशन का केस और जो मीशा का अपना केस था वो कहां तक पहुंचा है। आज अली जफर साहब की तरफ से ये इल्जाम लगा है कि कुछ फेक अकाउंट्स हैं जो कि उनको हरासा कर रहे हैं, साइबर बुलिंग हो रही है उनकी। आप हैं बाखबर इस चीज से कि ऐसे फेक अकाउंट्स हैं जो कि ये कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक तो ये कि जो ऑनलाइन स्पेस है वहाँ पे मुख्तलिफ इश्यूज और कॉजेज़ के बारे में लोग बात करते हैं। जिस चीज़ से मैं बाखबर हूँ वो तो आज का प्रोपोगेंडा एक ट्विटर पे चल रहा है, जो कि उसका हैशटैग है फेस द कोर्ट मीशा शफी।
तो इस तरह के जो चीज़ें हैं, हैशटैग वगैरह वो ट्रेंड होते रहते हैं, हमारे सहाबियों के खिलाफ भी हुए हैं। जी। तो इस तरह का जो जिस प्रोपेगेंडा की उन्होंने बात की उसका तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता इसका ज़रूर पता है आज की हियरिंग के बाद जो मीशा के खिलाफ हो रहा है ऑनलाइन। तो उसमें अगर कोई फेक अकाउंट्स हैं जो कि उन्हें हरासा कर रहे हैं या इस तरह की कोई चीज़ है, तो उनके पास हक है, वो जाएँ, जो कानून का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे उन्होंने कहा भी। उन्होंने तो कहा है कि एफआईए में उन्होंने शिकायत भी की है इस हवाले से, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपके नॉलेज में है कि कोई फेक अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं अली के खिलाफ? नहीं जी, देखिए मैं एक वकील होने के साथ-साथ ख़वातीन के हकूक़ पे काम भी करती हूँ। मेरे पास और भी बहुत से केसेज़ हैं। मैं इस तरह मॉनिटर नहीं करती रहती कि कौन से फ़ेक अकाउंट्स हैं जो कि इनको ट्रोल कर रहे हैं। उन्हीं को पता होगा, अगर उनको पता है तो वो और उन्होंने कंप्लेन भी की है। मेरी नज़र से कोई इस तरह का अकाउंट, फ़ेक अच्छा, अकाउंट या कोई इस तरह का जो नहीं जो है। अली अली ज़फ़र साहब और उनके जो वकील हैं, उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक अकाउंट है नेहा सहगल का। आप वाकिफ़ हैं कौन है नेहा सहगल? नहीं जी, मुझे नहीं पता कौन है नेहा सहगल, लेकिन वो इस तरह के अकाउंट के नाम से वो ट्वीट वगैरह करती हैं जी। और केस के हवाले से ही ट्वीट करती हैं, जी, जो केस कि के हवाले से ट्वीट करती हैं और अब तक तकरीबन 3000 ट्वीट्स हैं जो उन्होंने की हैं, जिसमें से मेजॉरिटी 3000 में से मेजॉरिटी जो है वो अली ज़फ़र के खिलाफ है। और जब ये अकाउंट बना था, 1 माह पहले बना, मीशा शफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया था, उससे 1 माह पहले ये अकाउंट बना था और इसके जो टॉप 5 फॉलोअर्स थे, टॉप 6 फॉलोअर्स में उनमें आप भी हैं और मीशा शफ़ी की वालदा भी हैं जो कि फॉलो कर रही हैं। जब ये अकाउंट बना था, इसने ट्वीट भी नहीं किया था, उस वक्त आपने फॉलो करना शुरू कर दिया था इस अकाउंट को। आप कह रही हैं कि आप नहीं जानती, तो फिर नहीं, कैसे आप फॉलो कर रही हैं उनको? ऐसा 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 कुछ नहीं है कि अकाउंट ने ट्वीट नहीं किया और मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। मैं हर उस अकाउंट को फॉलो करती हूँ जो मीशा को सपोर्ट करता है। मैं हर उस अकाउंट को रीट्वीट करती हूँ जो मीशा और बाकी जो विक्टिम्स हैं सेक्सुअल हरासमेंट की और सेक्सुअल असॉल्ट की, उनको सपोर्ट करते हैं। तो और इस क्या तरह क्या यही वजह है कि जो मीशा की वालदा है वो भी इसीलिए फॉलो कर रही हैं इस अकाउंट को? ये तो आप अब मीशा की वजह कि वो उसको क्यों फॉलो कर रही है, लेकिन बहुत से ऐसे अकाउंट्स हैं ट्विटर पे और फेसबुक पे और बाकी जगहों पे भी ऑनलाइन स्पेस में, जो कि सेक्सुअल हरासमेंट के सर्वाइवर्स और विक्टिम्स को सपोर्ट करते हैं और अक्सर लोग अपनी आइडेंटिटी के साथ सामने नहीं लेकिन आते। मैंने कहा कि ये अकाउंट बना था 1 माह पहले, तकरीबन 40-45 दिन पहले बना था मीशा शफ़ी के इल्ज़ाम लगाने से। उस वक्त से आप फॉलो कर रही हैं इस अकाउंट को? देखिए, बहुत से ऐसे अकाउंट्स को मैं फ़ॉलो कर रही हूँ जब से ये केस शुरू हुआ है और बहुत से ऐसे अकाउंट्स को रीट्वीट करती हूँ जो कि केस के हवाले से या मीशा को सपोर्ट करने के लिए वो ट्वीट करते हैं। मैं सिर्फ़ एक वकील नहीं हूँ, मैं सोशल कॉज़ेज़ पे एक्टिविस्ट भी हूँ और अगर आप यहाँ पे जिरा कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर उनको ये अकाउंट फ़ेक लगता है या उनको लगता है ये प्रोपेगेंडा, तो उन्होंने पर्चा-वर्चा करा दिया होगा, तो आई थिंक इट्स फाइन। तो अब ठीक है, लेकिन आपका मौक़िफ़ क्या है? आप डिजिटल राइट एक्टिविस्ट हैं, आपको अवार्ड मिलते रहे और अक्सर हमने आपकी मदद ली है जब भी इस तरह का कोई मामला होता है। अगर ये फेक अकाउंट्स हैं और ये बाकायदा एक साजिश के तहत एक मुहिम चला रहे हैं अली ज़फ़र के खिलाफ, तो आप क्या कहेंगी? क्या होना चाहिए फिर इस पर? देखिए, मेरा जो ज़ाती ख़्याल है डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट होने के हवाले से कि जब कोई लोग कॉजेज़ को सपोर्ट करते हैं, तो वो उनको आप उनकी फ्री स्पीच को वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है? अब ये कहना कि जी प्रोपेगेंडा हो रहा है और ये हो रहा है, यहाँ पे लोग सर्वाइवर्स को सपोर्ट करते हैं। ऑलरेडी सर्वाइवर्स की सपोर्ट बड़ी कम है, उनके खिलाफ हमेशा प्रोपेगेंडा ही होता है। अब आज नहीं, का मैंने जो तो है, आपने सुना, मैंने कहा कि यहाँ मसला ये है पाकिस्तान में, एक तो किसी भी औरत के लिए ये कहना कि मेरे खिलाफ हरासमेंट हुई है बड़ी बात है और उसको सपोर्ट करना चाहिए लीगल फोरम पे भी, हर फोरम पे भी, लेकिन और उनको कभी किसी विक्टिम के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो जिस पर इल्ज़ाम लगा है हरासमेंट का, उसको भी अपना मौक़िफ़ देने का पूरा हक है। और इस केस में हमने देखा है कि डेफेमेशन किया है उन्होंने मीशा शफ़ी पर, अली ज़फ़र ने। इस केस के हवाले से भी बात हो रही है और अली ज़फ़र कहते हैं कि आपकी जो टीम है, यानी आप और मीशा शफ़ी की जो बाकी लीगल टीम है, वो अदालत में नहीं आते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बाकायदा 10,000 रुपए का फाइन भी किया है मीशा शफ़ी को इस पर। नहीं जी, हर कोई अदालत में जाता है। अभी आज ही उनके पहले जो विटनेस हैं उन पे जिरा हुई है, हमारी तरफ से जिरा की गई है। तकरीबन 40 विटनेस हैं दोनों साइड पे। अब आप देखें कि वो ये कितना लंबा आगे जाता है केस, क्योंकि जब आप एक-एक विटनेस पे जिरा करेंगे तो ऑफ कोर्स उस पे टाइम लगेगा।
लेकिन मैं आपके पहले सवाल को जो कि आपने मुझसे किया था डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट होने की हैसियत से, उसका जवाब देना चाहूँगी कि बहुत 1 साल तक प्रोपेगेंडा होता रहा, लेकिन हमने किसी अकाउंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि हम लोग उन लोगों में से नहीं है जो किसी की फ्री स्पीच को वायलेट करें। अब आज भी एक ट्रेंड जारी है, फेस द कोर्ट मीशा शफी। अब ये इंतहाई एक ऐसा ट्रेंड है कि कोर्ट ने तो मीशा को अभी तक नहीं बुलाया, जब जज बुलाएंगे तो मीशा चली जाएंगी। वकीलों का काम ही ये होता है कि वो अपने क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करें। तो अब मैं तो चाहूंगा कि अगर ये फेक है तो यकीनन इसकी मजम्मत भी होनी चाहिए, लेकिन उन अकाउंट्स की भी आप मजम्मत करती हैं जो कि साइबर बुलिंग खिलाफ कर रहे हैं। देखिए, साइबर बुलिंग किसी के भी खिलाफ हो, वो एक इंतहाई मतलब गलत कदम है, और वो हमारे कानून में भी वो है। जिसको ये लगता है कि उसके खिलाफ साइबर बुलिंग हो रही है, या जिसको ये लगता है कि मुझे हरासा किया जा रहा है, उनके पास लीगल राइट है, वो जाएं वहां पे अपना लीगल राइट लें अगर उनको ये लगता है कि मेरे खिलाफ बुलिंग हो रही है। लेकिन आज का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें आप वो बात तो करेंगे, लेकिन आप खुलकर मजम्मत नहीं कर रही उन अकाउंट्स की जो कि कर रहे हैं। अली अगर कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ ये हो रही है कैंपेन, तो आप उसकी भी मजम्मत करें ना। और आप ठीक कह रही हैं, अगर ये ट्रेंड किसी ने चलाया और ये भी अगर एक साजिश के थ्रू चल रहा है कि फेस द कोर्ट्स मीशा शफी, उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल वही एक बात कर रही हूँ कि हर उस अकाउंट की मजम्मत करनी चाहिए जो कि किसी को भी बुली करता है या अच्छा, ये बात तो फैक्ट है ना कि लॉयर्स के ना होने पर ही 10,000 रुपए का फाइन किया है लाहौर की अदालत ने। नहीं, देखें, लॉयर्स के ना होने की बात नहीं है। बहुत सी हम लोग बेसिकली के, क्योंकि विटनेसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है, और आप कहते हैं कि आप इसको 15-20 दिनों में निपटा दें या आप इसको 1 महीने में निपटा दें, तो आई थिंक ये एक इंतहाई इनप्रैक्टिकल सी बात है। तो हम कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से आप हेयरिंग करें ना, कि मतलब जिस तरीके से आज के दिन की सिर्फ मिसाल ले लें कि एक गवाह के ऊपर जिरह करने में हम लोगों को 1 दिन की हेयरिंग लगी है। तो बाकर अब्बास जो है उनकी आज टेस्टिमनी हुई है। ये जो आप लोगों ने दरख्वास्त की थी, जो आप लोगों की कंप्लेन थी प्रोविंशियल ओम्बुड्समैन के पास, और इसके बाद उसकी अपील पंजाब गवर्नर के पास गई, ये किस बुनियाद पर रिजेक्ट की है? ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे की है, क्योंकि हमारा जो कानून है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का, वो बेसिकली यही कहता है कि आपके एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए। लेकिन उस कानून को बहुत से ऑम्बड्स पर्सन जो पुराने हैं, या हमारी फेडरल जो ऑम्बड्स पर्सन है कशमाला तारिक, उन्होंने उसकी बड़ी ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन भी की है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि चूंकि ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं था मीशा और अली जफर के दरमियान, तो ये केस मेरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। नहीं, तो आप वकील हैं उनकी और दूसरे वकील भी हैं, क्या आप लोगों को नहीं पता था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं है अली जफर और मीशा शफी का? ये तो पता होना चाहिए था, और इस केस को चाहिए था कि आप खुद अदालत में लेके जाते, बजाय इसके कि आप प्रोविंशियल ओम्बुड्समैन के पास लेके गए, बजाय इसके कि अली जफर साहब चैलेंज करते इसको डेफेमेशन के तौर पे। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप मुझ पे जिरा कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ मौजूद है तो मुझे डेविल्स एडवोकेट और दूसरी साइड का मौकिफ तो मैं ही अपने सवालात में रखूंगा। अगर अली जफर साहब मौजूद होते तो मैं उनकी भी इसी तरह जरा कर रहा होता सवालात के जरिए, ये मेरा काम है। तो जिरा करने का कोई हक नहीं है ना, आपने मुझे यहाँ पे मेरे पॉइंट जिरा तो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं। मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या आप अगर लॉयर हैं तो आपको नहीं पता था कि जो प्रोविंशियल ओम्बुड्समैन है वो एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर का केस देखते हैं, यहाँ पे वो मामला नहीं था? ये एक मेरा सवाल है जिसको आपने जिरा का नाम दे दिया है। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी जो कवानीन हैं उनमें बहुत से फ्लॉज हैं, और उन कवानीन में बहुत सी चेंजेस होने की ज़रूरत है, ठीक है? तो जब आप वर्क प्लेस हरास, और ये वाली बात जो मीशा का केस है, ये एक बहुत बड़ा इशू सामने लेकर के आया है कि बहुत से लोग जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, बहुत से लोग जो फ्रीलांसर्स हैं, जब उनके साथ हरासमेंट होती है, जब उनके पास प्रॉपर एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, तो वो अपनी हरासमेंट के इशू को कहाँ लेकर जाएं? और हर कानून में ये जगह मौजूद होती है कि उसको ब्रॉडली। लेकिन ये बताइएगा, एक मौके पे ये कहा था मीशा शफी साहिबा ने कि उनके पास सारे एविडेंसेस मौजूद हैं। अब मुझे पता है हरासमेंट का केस अगर होता है, इसको साबित करना कोर्ट ऑफ लॉ में बड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए एविडेंस लाना, सबूत लाना। लेकिन अब भी आप जो है कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसे सबूत मौजूद हैं जो कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में साबित कर सकते हैं? क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि किसी के साथ हरासमेंट का केस हुआ और वो साबित कर सके। आप कॉन्फिडेंट हैं और मीशा शफी कॉन्फिडेंट है इस बात पे? क्या हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट है अपने केस के हवाले से। बहुत से टेक्निकल ऐसे लीगल क्वेश्चंस जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो यहाँ पे मैं टीवी पे बैठ के उस पर बात नहीं करूंगी, लेकिन हम लोग अपने केस के हवाले से कॉन्फिडेंट हैं। हम लोग अपनी हेयरिंग्स के हवाले से कॉन्फिडेंट हैं। हम लोग ये कॉन्फिडेंट हैं कि मीशा हक पे हैं, और हम लोग उन सारी औरतों के हवाले से कॉन्फिडेंट हैं जिनके हमेशा
जो मामलात इस तरह के सामने आते हैं और उनको ठुकरा दिया जाता है, ना सिर्फ मीडिया पे बल्कि ऑनलाइन स्पेस में भी। बहुत बहुत शुक्रिया। निगहदाद हमारे साथ मौजूद, और जैसे हमने कहा सवाल हम इनसे कर रहे थे, अली जफर साहब से भी सवाल करेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। उन्होंने कहा है कि हमें टाइम देंगे और अपना मौक़िफ़ अपना जो साइड ऑफ द स्टोरी है वो भी बताएंगे, और हमारे भी हक है कि उनसे सवाल करें। और उन्होंने आज आके बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए हैं जिसकी तरदीद कर रही हैं निगहदाद साहिबान। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो पे इजाज़त दीजिए।